क्या बेटा क्या? रुक जा, क्या बोल रहा है? कुछ ऐसा लग रहा है। लाल और आज एक ही एक जी। अरे बेटा कहा तूने दिल में मान लिया, ऐसा लगता है तुझे कि मैं अमीर आदमी हूं, पर बेटा चलिए आज मैं जो टॉपिक लूंगा वो टॉपिक लेने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये आपको स्वेटर एक सा इसलिए लग रहा है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पहनता हूं, एक दिन धुल जाता है। अब परसों पहना धुल गया, फिर आज फिर आपके सामने, तो ये मेरा बैड लक है बेटा, ये मेरा बैड लक है। ठीक है चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जानते हैं कि यदि कोई चार्ज हो तो चार्ज के चारों ओर जो खुशबू फैलती है, चार्ज के चारों ओर जो खुशबू फैलती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब वो चार्ज पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, वो चार्ज ऐसा भी देखो, ये रहा चार्ज, ये अकेला भी हो सकता है, इसके भी चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये माइनस क्यू भी हो सकता है, इसके चारों ओर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चार्ज बदतमीज वाला ऐसा भी हो सकता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा पहले एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा रिवाइज करा दूं, थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज कराता हूं पहले। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज का किसी बॉडी पे फैलना। ठीक है, हो सकता है आपके पास चार्ज पॉइंट चार्ज ना हो, पॉइंट चार्ज ना हो। अब यदि वो पॉइंट चार्ज नहीं है, यदि कोई चार्ज पॉइंट शेप का नहीं है, तो या तो वो लाइन चार्ज होगा, मतलब या तो वो लाइन चार्ज होगा, ये वाला हुआ, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, ठीक है, या तो लाइन पर चार्ज होगा। ये सारे जो सपोज करो ये रिंग है, रिंग रिंग पर भी चार्ज किस पे होता है? वायर लेंथ पे। तो जब चार्ज किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो, अब जैसे ये वायर है, अब इस वायर का मास बोलूं तो इसकी लेंथ पर ही तो फैला हुआ है। ठीक है, यदि मैं कोई रिंग लू, रिंग ये रही रिंग, तो रिंग में यदि मैं इसको तोलूंगा तो वजन तो आएगा ना, लेकिन इसका वजन इसके एरिया की वजह से नहीं है, इसका वजन इसकी लेंथ और इसके पैरामीटर पर फैला हुआ है। तो इस वाले फिगर में हम क्या बोलेंगे? द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ। इसमें क्या बोलेंगे? मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ। अच्छा यदि ये मेरा मोबाइल का कवर है, अब इसमें क्या बोलेंगे बताइए? मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंटेंस पूरा करिए। ये मोबाइल का कवर है, द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यदि मैं इसको तोलूंगा वजन आएगा 20 ग्राम, सपोज करो 50 ग्राम 20 ग्राम वजन आया, तो वो 20 ग्राम वजन बिल्कुल सरफेस पर है, एरिया पर है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ये मास। क्लियर है ना? तो कुछ चीजें लेंथ पर फैलती हैं, कुछ चीजें एरिया पर फैलती हैं। और कोई एक एग्जांपल, जैसे अगरबत्ती जलाऊं तो इस कमरे में खुशबू फैल जाएगी, तो पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगी। मैंने यहाँ रोशनी ऑन कर रखी, लाइट ऑन कर रखी है, तो रोशनी पूरे वॉल्यूम पर फैल चुकी है ना। ठीक है ना? तो ऐसे ही चार्ज भी फैल सकता है। हो सकता है सिनारियो ऐसा हो कि लेंथ पर फैला हो सकता है सिनारियो ऐसा हो कि एरिया, जैसे ये सरफेस है, ठीक है। अच्छा ये तो तुमको पता है ना, चार्ज होने के लिए मास होना जरूरी है, चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता। कोई बॉडी होनी चाहिए जहां पर चार्ज रिसाइड कर सके। चार्ज विदाउट मास इज नॉट पॉसिबल, बट रिवर्स इज पॉसिबल। मास बिना चार्ज के हो सकता है। जैसे ये है, सपोज करो ये न्यूट्रल बॉडी है, तो मास ही तो है, इसमें चार्ज थोड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन चार्ज होने के लिए मास होना जरूरी है। तो सपोज करो ये सरफेस है, तो सरफेस पे चार्ज आ गया, ये सरफेस चार्ज ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और एक होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सपोज करो मैंने रबड़ की बॉल ली, तो रबड़ की बॉल का जो मास है पूरे पूरे वॉल्यूम पर है ना। ऐसे ही सपोज करो कोई मैंने इंसुलेटर लिया, ध्यान देना, इंसुलेटर, इंसुलेटर में ही चार्ज पूरे। अब बनाने में ये फिगर एक से लग रहे होंगे, पर ये एक से नहीं है, ये सरफेस, ये डिस्क है, ये डिस्क है और ये स्फीयर है। अब बोर्ड पे तो ऐसे ही बना पाता है कोई टीचर, तो इसे स्फीयर की तरह सोचना। अब यहां पर एक क्रॉस क्वेश्चन और बनता है कि ये जो वॉल्यूम चार्ज, इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल वो लेंथ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल चार्ज टोटल लेंथ, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम और ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यदि चीजें यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूले वैलिड होते हैं। यूनिफॉर्म मतलब तमीज से चार्ज फैला हो, तमीज से चार्ज फैला हो, एक ही पैटर्न में फैला हो, तो ये फॉर्मूले यूजफुल होते हैं। आपका काम वैसे 12th में तो इन्हीं से हो जाएगा, आपका काम तो इसी से हो जाएगा। कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल कोई एक आध क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा। अब मान लो यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बदतमीजी का हो, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, तो फिर हम ये फॉर्मूला लगा के ये लगाते हैं।
समझ गए ना? जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला 11 में पढ़ा होगा, 11 से पहले ये था, 11 से पहले 9 10 तक ये था, फिर पता चला नहीं ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। ये होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी एट एनी लेंथ, एट स्मॉल लेंथ। तो डी क्यू अपॉन डी एल, ऐसे इसको एडजस्ट कर लेंगे, डी क्यू अपॉन डी ए, ऐसे इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये हो गई चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जब वॉल्यूम पर चार्ज फैले। तो ये कॉन्सेप्ट कब जनरेट होता है? जब हमारा चार्ज पॉइंट साइज नहीं होता, और पॉइंट साइज नहीं होगा तो इन तीनों में से फिर कोई एक कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब सुनिए, आप ध्यान करो, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम पढ़ी थी तो एक लाइन चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है आपने, एक सरफेस चार्ज जो प्लेट थी ऐसी, है ना, या कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो प्लेटों पर ही होता है सरफेस एरिया पे। बाई चांस अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कोई केस नहीं है। वॉल्यूम चार्ज, हाँ, इसके कंसेप्ट जरूर है लेकिन कोई थ्योरी इसकी नहीं है। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि यदि मैं कंडक्टर को कितनी भी कोशिश कर लूं, मैंने टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बता देता हूं, मैं कंडक्टर को कितनी भी कोशिश कर लूं, कंडक्टर पे चार्ज वॉल्यूम पर कभी जा ही नहीं पाता। मेरी बात गौर से सुनना, यदि कंडक्टर को ले लूं मैं, कंडक्टर कैसा भी ले लूं मैं, अच्छा यदि कंडक्टर हॉलो हुआ, हॉलो, तो चार्ज सरफेस पर आएगा ही आएगा। जैसे मैंने एक हॉलो कंडक्टर लिया, ये रहा हॉलो कंडक्टर, नो डाउट चार्ज सरफेस पर ही आएगा क्योंकि चार्ज रिसाइड करने के लिए जगह ही नहीं है। लेकिन यदि मैं एक सॉलिड कंडक्टर भी ले लूं, सॉलिड कंडक्टर, तो यदि मैं उसको चार्ज दूंगा भी ना तो फ्लो होकर सरफेस पर ही आ जाता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर कंडक्टर, व्हाट इज दिस? दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर कंडक्टर, हमेशा जीरो आएगी, हमेशा जीरो आएगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फॉर कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये एक नंबर का कंसेप्ट है, जिसकी फिजिक्स सीखे उसे समझ में आ गया होगा क्या चीज है। चलिए अब यहां पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, लाइन चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। भाई अगरबत्ती में जला दूं तो छोटी सी भी अगरबत्ती रह जाए तो भी खुशबू होती है, बड़ी सी हो तो भी खुशबू होती है ना, ठीक। अब आ जाइए, तो हमारी फिजिक्स ने एक जनरल कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि यहां कोई भी चार्ज हो, कोई भी, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, कोई भी सोर्स चार्ज हो, तो यहां पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यहां जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये जो चार्ज है जिससे मैंने डिवाइड किया है, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, शर्त है पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। और जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स महसूस करेगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उधर ही, ठीक। हाँ, ये वाला चार्ज पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज। एक मिनट फिर से सुनिए, ये चार्ज कोई भी हो सकता है, एक बार और देखिए यहाँ पे, ये जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव भी हो सकता है, तभी मैंने लिखा कोई भी, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी पूछ सकता है, इसकी वजह से भी। तो यदि मुझे यहां फॉर्मूला लगाना है और यहां लगाना है, तो फिजिक्स ने जो डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि आप यहां पहले एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दीजिए, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू। देखो छोटा सा यदि कैमरे पे आ पा रहा हो तो मैंने यहाँ प्लस क्यू लिखा, यहां पर भी प्लस क्यू ही डालेंगे, तो ये सूंघने वाला जो चार्ज होगा वो प्लस क्यू लेना है हमको। अब थोड़ा सा स्पीड बेटा मेंटेन करने दो, क्योंकि मैं उस जैसा नहीं पढ़ा सकता जैसे पहले पढ़ाया था, ठीक है। तो अब यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और यहां पर भी फॉर्मूला होगा, यदि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे निकाला जाता है, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसने कितनी फोर्स महसूस करी, इसने कितनी महसूस करी, ठीक है। और जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फोर्स महसूस करेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इस वाले फिगर में ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इधर महसूस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, और इसमें इधर महसूस करेगा। और वैसे भी आज की डेट में आप इतने तो परिपक्व हो चुके हो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती है। अब ये वाली चीज मैं उस समय नहीं बताता क्योंकि उस समय बच्चे को टाइम लगता है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स होगा। हाँ ठीक है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ओर होती है। तो आज की डेट में आप इसको भी नहीं यूज करोगे तो डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट लगा दीजिए कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होती है, नेगेटिव चार्ज की उसकी ओर होती है। लेकिन फिर भी हटा तो मैंने दिया है, लेकिन ये ध्यान रखना ये कौन है जो नीचे डिनोमिनेटर में, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही होना चाहिए, शर्त है ये डेफिनेशन के समय इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं इस डेफिनेशन को, चलो रहने दो, इतने से आ जाएगा समझ में। अब
ये तो परमानेंट कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां पर स्पेशल केसेस देखना, यदि यहां पर कोई भी हो तो ये फॉर्मूला है, कोई भी हो तो ये है। यदि यहां पर सिंगल पॉइंट चार्ज हुआ, अकेला अकेला बिल्कुल सिंगल है, पॉइंट है, तो इससे आर दूरी पर आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो, लेकिन इसकी बजाय ये थोड़ा सा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है के क्यू अपॉन, या मैं इसको पहले कैपिटल क्यू लिखता हूं। कैपिटल क्यू माने सोर्स चार्ज है ना, नहीं तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते। इस समय ये सोर्स चार्ज है, इस समय ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज में डायमेंशन है, ये सोर्स चार्ज पॉइंट है, तो यदि सोर्स चार्ज पॉइंट हो, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, खत्म। अब यदि ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और यदि ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, बस इतना ही करना है, ठीक है। दूसरा, इसी में ये स्पेशल केस दूसरा, यदि यहां डाइपोल हो, ये ना डाइपोल, आज की डेट में तो मैं रिवीजन में ऐसे ले सकता हूं ना, यदि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू, दिस इज डाइपोल। तो अब डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप वैसे तो यहां भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे हर जगह होती है, लेकिन थोड़ा डाइपोल कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो हमारे सिलेबस में डाइपोल की एक तो एक्सियल लाइन पर, ये एक्सियल लाइन होती है ना, ठीक है, ये एक्सियल लाइन, और ये इक्वेटोरियल लाइन होती है, ये जो जस्ट मिड पॉइंट से पास होती है, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम उसको ई एक्सियल बोल देता हूं मैं, ई एक्सियल 2kp, पी तो जानते होगे ना, 2kp आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। व्हाट इज आर हियर? आर हियर डिस्टेंस, ये वाली डायपोल के सेंटर से जिस लोकेशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पर, तो एक्सियल पे लगाओगे तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और इक्वेटोरियल, अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगेन यू कैन यूज दिस रिलेशन एफ अपॉन क्यू, लेकिन वो यूज करने पर भी यही आता है फिर फाइनली। अब ये रहा पॉइंट, मान लो ये रहा कोई पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो यदि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ई इक्वेटोरियल, तो किसी को याद हो देखना, मुझे तो याद, चेक करके बताना सही लिखा है कि नहीं। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। देखो कि यदि ये डायपोल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगाना है, और इक्वेटोरियल पे लगाना है तो ये लगाना है। डायरेक्ट फॉर्मूले याद करो आज की डेट में, ठीक, हाँ यही है, बिल्कुल ठीक। अब यहां पर एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं, यहीं पर ये रहा डायपोल, एक बार फिर से बना देता हूं, डायपोल है ना, ये रहा प्लस क्यू और ये रहा माइनस क्यू। डायपोल की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, दिस इज द डायपोल वेक्टर, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ये याद रखिए, ठीक है। सर वैसे पॉइंट चार्ज पर आएगा ना, क्या बेटा, मैं नहीं समझा अभी, रुका, ठीक है, ये डायपोल की डायरेक्शन। अब यदि मुझसे कोई एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, एक्सियल पर, तो आप ना एक डायरेक्ट, तुम्हें ध्यान है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते थे, तो देखिए मैं रेड कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा, पॉजिटिव से यू निकलेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखना नेगेटिव की ओर होगी ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव से यू निकलेगी, नेगेटिव यू करके ऐसे। तो मैंने ज्यादा नहीं बनाई, केवल 2 लाइन बना दी, एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एक ऐसे पॉजिटिव से होके नेगेटिव पर। तो अब आप बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट डाल दूंगा, ठीक है, जैसे यहां टेंजेंट डाल दूंगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां टेंजेंट डाल दूंगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तो स्ट्रेट लाइन है तो कहीं भी टेंजेंट डाल दो। तो अब बताओ यदि मैं यहां टेंजेंट डालता हूं तो टेंजेंट ऐसे डलेगी। तो आप ये देखिए एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वेक्टर इज ई एक्सियल वेक्टर, ये वाला जो एरो है वो ई एक्सियल एरो है। और यदि मैं जस्ट यहां पे टेंजेंट डालूं जो कि इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो एरो देख के देखिए, एरो 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 एरो, वो टेंजेंट इधर जा रही है। तो ये डायरेक्शन का भी एक नंबर का कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, वो ये कि एक्सियल लाइन को देखोगे तो ये एरो और ये एरो एक ही दिशा में, देखो पी वेक्टर और ये ई एक्सियल वेक्टर एक ही दिशा में, लेकिन जब इक्वेटोरियल को देखोगे तो पी वेक्टर और ये अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए यदि मैं यहां चांद पर डंडा करूं तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं यहां चांद पर डंडा करूंगा तो मुझे यहां माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये एक्सियल। अब इसी में एक स्पेशल केस जो बहुत ज्यादा यूज होता है, इसी में स्पेशल केस का स्पेशल केस, वो है शॉर्ट डायपोल। तैयार हो जाओ बेटा, यदि डायपोल शॉर्ट है, डायपोल शॉर्ट का मतलब बहुत छोटा है, या तो आप बहुत दूर हो डायपोल से, या तो आप डायपोल से बहुत दूर हो, डायपोल की डायमेंशन mm में और आप मीटर में हो, डायपोल की डायमेंशन mm में हो या आप सेंटीमीटर में भी हो, तो डायपोल को शॉर्ट मान सकते हो। तब उस केस में
इससे ज्यादा ये फॉर्मूले आपको कंसेप्चुअल में मिलेंगे। ई एक्सियल का फॉर्मूला 2kp/r³ रह जाता है और ई इक्वेटोरियल का फॉर्मूला मात्र kp/r³ रह जाता है इन अ केस ऑफ शॉर्ट डायपोल। और इन दोनों में ही, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, तो जनरली हम डायपोल के लिए क्या यूज करते हैं, 1/r³। सुनिए अब आप, मैंने यहां ई एक्सियल वर्ड लिखा है या ई इक्वेटोरियल लिखा है, लेकिन दोनों को लिख के डायपोल लिख दिया। शॉर्ट डायपोल हो तो डायपोल की इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है, ये भी r³ है। अच्छा, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि दोनों इनवर्सली r³ है तो दोनों बराबर होंगे। दोनों के कांस्टेंट तो अलग अलग है ना। इन दोनों में ई एक्सियल हमेशा ई इक्वेटोरियल का ट्वाइस ही रहेगा। ई एक्सियल हमेशा इक्वेटोरियल का ट्वाइस रहेगा। ये शॉर्ट डायपोल के लिए 3 रिजल्ट ये याद कर सकते हो। क्या टॉपिक चल रहा है? हाँ, टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका? किसी का भी। किसका? पॉइंट चार्ज का। डायरेक्शन का भी ध्यान देना, मैंने इसमें भी डायरेक्शन बताई है कि यदि ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यदि ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। मैंने डायरेक्ट केवल फॉर्मूले ही नहीं बता रहा हूं, डायरेक्शन भी बता रहा हूं। ठीक है, अब इतने तो आप कंजड़े नहीं हो बेटा, ये बात मैं बार बार बता चुका हूं और इस पे तो मेहनत करिए। बताना यदि डिस्टेंस, नॉट रेडियस, डिस्टेंस ट्वाइस कर दी तो उसकी पावर 3 है, तो 2r की जगह जब 2r रखोगे तो 8 फैक्टर भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो बताइए यदि मैंने डिस्टेंस ट्वाइस कर दी, यहां की बजाय ट्वाइस डिस्टेंस पे चला गया, तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 8 टाइम्स कम हो जाएगा। इक्वेटोरियल पे भी जाऊंगा तो वो भी 8 टाइम्स कम हो जाएगा। अब एक और चीज बताइए, यदि मैंने r को हाफ कर दिया तो मैथमेटिक्स आपकी इस समय इतनी एनहेंस हो जानी चाहिए कि r की जगह r/2 रखूं। r की जगह r/2 रखूंगा तो r/2 का क्यूब जो 8 होगा वो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में। तो डिस्टेंस यदि आधी कर दोगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा ये फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में। अच्छा, लेकिन यहां पर आप बात करोगे तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। यहां पर किसमें? जब पॉइंट चार्ज है। यहां पॉइंट चार्ज है तो r²। तो यदि मैं डिस्टेंस यहां ट्वाइस करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 होगा, और यहां डिस्टेंस ट्वाइस करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 होगा। तो ये डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी रुकिए, मैं इतना मिटा देता हूं, ठीक है। अब आ जाइए डायपोल के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप, क्योंकि अब थ्योरी का तो कोई मतलब नहीं रहा, ठीक बेटा, ट्रिक फ्रिक तो नहीं है मेरे पास कोई बेटा फॉर्मूला याद करने की। अब तूने रिक्वेस्ट की तो कोशिश करूंगा इसे डिजाइन करने की। अब सुनिए, ये कौन सा हो गया? डायपोल। तीसरा, अब क्योंकि हमें गॉस थ्योरम को एज अ थ्योरम पढ़ना है, कोई डिटेल में नहीं जाना, तो जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन से जो आउटपुट निकला है वो भी यहीं की यहीं पढ़िए कि यदि ये लाइन चार्ज है, मान लो ये लाइन चार्ज है, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, तो इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है वो। मान लो वो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो सीधे फॉर्मूला याद करिए इसका। अब क्योंकि ये भी ध्यान रखना, पॉजिटिव, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। लेकिन दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा 2k λ/r। देखना किसी को याद हो तो, ये k वही है 4πε0 वाला। हाँ, लैम्डा माने लीनियर चार्ज डेंसिटी। डेरिवेशन ढंग से देखने की जरूरत अब जरूरत नहीं है। अब डेरिवेशन, सीरियसली बेटा, डेरिवेशन मैं बताता हूं, देखना है तो आप एज ए न्यूमेरिकल देख सकते हो कि, लेकिन यदि आपकी न्यूमेरिकल और कमांड होगी तो डेरिवेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए E बराबर 2k λ, जो नहीं समझे बताता हूं, E इक्वल टू 2 की जगह 2, k की जगह यहां 1/4πε0, लैम्डा की जगह लैम्डा, तो 2। आप गौर से देखोगे तो ये रिजल्ट आ रहा होगा। मोस्ट ऑफ द बुक में ऐसे याद कराते हैं, लेकिन मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रखो, क्योंकि पता है 1/4πε0 की वैल्यू एक बार में 9 × 10⁹ रख जाती है। तो आप इस फॉर्मेट में से याद करिए, ठीक है। चौथी चीज, यदि मान लो आपके पास इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है, ये रही प्लेट, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट है ये, ठीक है, इनफाइनाइटली लार्ज, तो इससे r डिस्टेंस की दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, अच्छा इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है। तो आपने ये भी देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी होते हैं जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होते हैं, ऐसे भी होते हैं r³ वाले भी होते हैं, नीचे r³ है देखो, और ऐसा भी है जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। और ये ऐसा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसकी तो ये वायर था,
क्योंकि ये वायर था तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी की फिजिक्स चली, क्योंकि ये एरिया है तो इसमें फिजिक्स सरफेस चार्ज डेंसिटी की चली। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल ठीक निकल, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि इस रिजल्ट में आर आता ही नहीं है। जब तक ये इनफाइनाइटली प्लेट बिहेव करेगी तब तक यहाँ आर यहां होने के बावजूद भी यहां नहीं आएगा। और फिर से बोल रहा हूं, डायरेक्शन वैसी निकलेगी, ये प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट हैं। अब फटाफट एक प्रैक्टिस कराता हूं। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के 4-5 रिजल्ट याद कर लिए। अब इनमें से कोई भी सवाल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल बिना डायरेक्शन देखे हुए नहीं करोगे आप, बिना डायरेक्शन। अब जैसे सपोज करो, जैसे आप इस ये रहा प्लस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, दोनों एक जैसे चार्ज है। यदि मैं आपसे कहूं सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, सेंटर पर, तो जल्दी बोलो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी 5 सेकंड लूंगा बस, क्योंकि बहुत ही लुल्लू क्वेश्चन पूछा है मैंने। ये रहा प्लस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे। तो अब आप क्या करोगे, अक्षत जीत गया बेटा फर्स्ट में, नमन जीता फिर सेकंड पे। तो देखिए इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक, आप पता है क्या, अब क्या अप्रोच रखनी है आपको, आपको अप्रोच क्या रखनी है कि इसका, मुझे इस पॉइंट पर इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका भी निकालना है, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ना, और इसका उतना ही इधर होगा, तो हो गए ना कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल भी थे। अब ये सवाल तो बच्चा बड़े मजे से कर लेता है, लेकिन यदि मैं इसमें ये रख दूं कि ये रहा एक चार्ज, अच्छा बताइए इसका नाम 1 दे दिया, इसका नाम 2, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की है या 2 की है, ये 1 की है, और ये 2 की है ना, ये 2 की है 1 की। तो E1 का बस फॉर्मूला, इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाओगे, और E2 भी यही होगा, बस इतना ही तो हुआ। ठीक है, अब मान लो ये सवाल देता हूं मैं कि ये रही मेरे पास एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट, ये रही, ठीक है, और एक इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट ये रही, दोनों पैरेलल रखी हुई है, ये रही सिग्मा, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब मैंने कहा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो यहां पर भी अप्रोच तो यही लगेगी ना कि मुझे इसका भी, ये रही प्लेट 1, ये रही प्लेट 2, मुझे क्या करना है कि यार मुझे इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसका, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी E1, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, है ना, डायरेक्शन के बिना नहीं खेल पाओगे आप ऐसे। अब क्योंकि E1 E2 दोनों इक्वल है, अच्छा यहां पे एक अच्छी चीज क्या हुई, जो यहाँ ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाती है इसको, यहां पर मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन यदि मैं चिन्ना सा भी इधर खिसक गया तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, चिन्ना सा भी इधर खिसक गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ केवल मिड पॉइंट से मतलब नहीं है, यहां पर मान लो मिड पॉइंट से इधर आ गया तो भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस का कोई मैटर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो कॉन्सेप्ट तो दोनों में एक ही लगे, बस फॉर्मूला यहां ये वाला फॉर्मूला चलेगा और यहां सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये। तो आप बस ये देखिए फॉर्मूला बदल गया लेकिन अप्रोच वही रहेगी। अब अचानक यदि यहाँ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो जाए तो फिर कैंसिल नहीं होंगे, तो सवाल में जनरली ये दे देते हैं कि सिग्मा 1 जैसे सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, ये दे देते हैं, जनरली ये दे देते हैं डायपोल के सेंटर पर। अभी बताता हूं, जनरली ये दे देते हैं। तो फिर एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है मैग्नीट्यूड, तो जिसका सिग्मा बड़ा होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बड़ी हो जाएगी। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मुझे यहां निकालना है तो ये थोड़ा बड़ा होगा E2 थोड़ा कमजोर दिखाना, थोड़ा छोटा दिखा देना, बस ये होगा, समझ रहे हो ना। तो इस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे E नेट तो E2 माइनस E1 करोगे तो E2 सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन, समझ गए। अब एक ये हो गए, अब एक क्या कहते हैं क्वेरी आई है कि यदि ये डायपोल है माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, ओके ये रहा, इसके डायपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। चलिए निकालते हैं, ठीक है। तो बताइए क्या करेंगे हम डायपोल, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, ये डिस्टेंस L और L हो गई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसका इधर होगा। बोल मनीष बेटा समझ में आया? अब दोनों जोड़ दो इसका, अब ये क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज वाली फिजिक्स चलाओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। और एक चीज और ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां फॉर्मूला KQ अपॉन R स्क्वायर में बोलता जरूर हूं, लेकिन बेटा ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि चाहे वो माइनस हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा और प्लस हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ये जो दो वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसमें चार्ज का साइन होने पर भी साइन नहीं लेना आपको, हो साइन भले, लेकिन जैसे पोटेंशियल है,
पोटेंशियल एनर्जी है, फ्लक्स है, इसमें चार्ज जिस साइन का है उस साइन के साथ आप बात करोगे इन सवालों में, ठीक है। तो अब तो हो गया ना ये। हाँ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, वहां डायरेक्शन के साथ सवाल करते हैं। चलिए, अच्छा यदि मुझे बाई चांस ऐसे अभी मैं पोटेंशियल पर आया नहीं हूं, यदि मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होता तो नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, वहां डायरेक्शन नहीं देखते, वहां तेरा, हाँ भाई तेरा कंट्रीब्यूशन कितना है कि मैं 10 जूल डोनेट करूंगा, तू क्या कर रहा है मैं 10 जूल ले लूंगा, वो 10 जूल निकाल रहा है। सर ये सिग्मा 2 ग्रेटर वाली बात बताना दोबारा। ओहो, मैंने सवाल में अपडेट ये कर दिया था, मैंने ये अपडेट कर दिया था सवाल में कि जनरली आपने ये सवाल पढ़ लिया, ठीक है, ये प्लेट 1 प्लेट 2, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी सिग्मा, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बताओ 1 प्लेट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बाई चांस सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग भी होती तो फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता और इसका सिग्मा 2 होता कि नहीं। अब दोनों के डिनोमिनेटर एक से पर न्यूमिनेटर तो अलग अलग हो गए, तो जिसका सिग्मा पावरफुल होगा, जिसका सिग्मा, अब बाई चांस सवाल में दे रखा है, मैंने ये बोला था दे रखा है तो यानी सिग्मा 2 यदि सिग्मा 1 से बड़ा है तो E2 E1 से बड़ा हो गया, देखो चेक करो। तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालूंगा तो ये थोड़ी बड़ी होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थोड़ी कमजोर होगी, तो E2 में से E1 घटा देंगे। उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। अब आ जाओ, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछता हूं, तो ये ठीक पॉइंट चार्ज का यश पूछ रहा है। देखो बेटा, जो पॉइंट चार्ज होते हैं ना, पॉइंट चार्ज, पॉइंट साइज बॉडी, चार्ज वर्ड हटा देता हूं, पॉइंट साइज बॉडी पे हमेशा टॉर्क 0 रहता है, पॉइंट साइज बॉडी पे हमेशा टॉर्क 0 रहता है बेटा। तो इसलिए जब हम उसका इक्विलिब्रियम सॉल्व करते हैं ना, जब उसका इक्विलिब्रियम देखते हैं तो फिर फोर्स इक्वल टू 0 करके कर देते हैं बस, क्योंकि टॉर्क तो उस पर हमेशा 0 होगा। क्यों होगा 0, ठीक भैया, फिर तो एक प्लेट से ई सब जगह। देख बेटा, एक मिनट, विनय का क्वेश्चन, पहले मैं एक से टॉर्क वाली बात पूरी कर देता हूं। क्यों टॉर्क, जैसे पॉइंट साइज है ना, तो टॉर्क का फॉर्मूला मैं आई अल्फा लगाऊं, टॉर्क F बराबर है में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा 0 रहता है पॉइंट साइज बॉडी का, याद होगा ना mr स्क्वायर, तो साइज तो है ही नहीं उसमें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट साइज बॉडी का हमेशा 0 रहता है, टॉर्क तो हमेशा 0 रहता है। इसलिए जब क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम पे तो उसका नेट फोर्स 0 रख देते हैं। हालांकि कायदा ये कहता है इक्विलिब्रियम देखने के लिए नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 होना चाहिए। हाँ, 11th का था। अब आ जाइए विनय का क्वेश्चन। विनय का क्वेश्चन ये है कि सर ये जो भैया ये जो प्लेट है, ये जो करंटली सिनारियो जो चल रहा है प्लेट, इसका जो चार्ज है, चार्ज भी आ गया सिग्मा, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। विनय बताइए मुझे, मैंने सही जज किया है ना तेरा क्वेश्चन कि भैया यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर भी है, यहीं पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ यत्र तत्र सर्वत्र एक जैसा हो गया, यही पूछ रहा है ना विनय कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यहाँ पर भी इतना, तो यहाँ है ना, यही पूछ रहा है ना, ठीक। चलिए एक चीज और सुनिए, इस रिजल्ट में कंडीशन अप्लाइड है या नहीं, पहले बता विनय, क्या कंडीशन अप्लाइड है। जैसे KQ अपॉन R स्क्वायर में कंडीशन अप्लाइड है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए लगेगा, ठीक है। डायपोल वाले रिजल्ट में कंडीशन अप्लाइड है कि वो डायपोल के लिए लगेगा। इसमें कंडीशन अप्लाइड ये है कि ये तब लगेगा जब ये इनफाइनाइटली लार्ज शीट हो। हाँ, जब ये इनफाइनाइटली लार्ज हो। अब इनफाइनाइटली लार्ज क्या होता है, सुनना, यदि मैं इससे दूर 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 होता चला जाऊंगा तो एक डिस्टेंस ऐसी आ जाएगी ना जहां से ये मुझे इनफाइनाइटली लार्ज नजर नहीं आएगी ना। विनय आया समझ में भाई, ये रिजल्ट तब तक एप्लीकेबल है जैसे इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में और आप mm की दूरी पर खड़े हो बस, तो आप बोल दोगे इनफाइनाइटली लार्ज है। लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और आप बहुत दूर खड़े हो तो वहां से तो पूरी प्लेट नजर आ जाएगी। इनफाइनाइटली लार्ज तो ये होती है ना यार, जैसे सपोज करो मैं इस बोर्ड को बहुत पास से देखूं, यूं देखूं तो मुझे वो कोने नजर नहीं आ रहे ना, और पीछे हो जाऊंगा तो फिर तो नजर आ ही जाएंगे फिर वो सारे। जैसे इस कैमरे में, हाँ मैंने बताया था, इस कैमरे में आपको बोर्ड के चारों कोने नजर आ रहे हैं, तो आपके लिए बोर्ड इनफाइनाइटली लार्ज नहीं है। लेकिन यदि मैं लो कैमरा यूं ले आऊं, अब आपके लिए बोर्ड इनफाइनाइटली लार्ज हो गया, समझ गए, आपके लिए अब ये बोर्ड इनफाइनाइटली लार्ज हो गया, लेकिन अभी ये इनफाइनाइटली लार्ज नहीं है, खत्म, बस इतनी सी बात।
चलिए, तो अब मुझे क्या बताना है, यहां तक समझ में आ रहा है ना? और फिर से बोल रहा हूं, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कॉन्सेप्ट एक ही है। अच्छा, थैंक यू बेटा मनीष। हाँ हाँ, तो अब मैं भूल गया क्या पढ़ा। हाँ, अच्छा, यहां मुझे डायपोल में एक चीज और क्लियर कर दूं, बाकी तो सब डायपोल डायपोल मूवमेंट सब जानते हैं निकालना, ठीक है? हाँ, डायपोल डायपोल मूवमेंट सब जानते हैं निकालना। एक क्वेश्चन डायपोल का, ये क्वेश्चन आ गया -2q + q और a + q, ये यूनिक है अपने में, इसलिए बता देता हूं। अब का इसका डायपोल मूवमेंट निकालो। हाँ बेटा, कैपेसिटर में यूज होता है उसका। बहुत जल्दी कोशिश करूंगा मैं कैपेसिटर पे आ जाऊं, बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। और अगली मीटिंग में आना है, यदि चली जाए तो, ये मीटिंग चली जाए तो अगली मीटिंग में आना है। हाँ, तो ये +q अब कहा, और ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है? हाँ, तो इसमें कहा डायपोल मूवमेंट निकालो। तो पहली बार जब ये सवाल मेरे सामने आया था तो मैं भी सर गुजार रहा था, यार डायपोल मूवमेंट कहां है? तो इन सवाल को इस नजर से देखते हैं कि या तो +q को मिला के यहां रख दो, या तो ऐसे कर लो कि -2q को यहीं रहने दो और इन दोनों को मिला के इनको सेंटर ऑफ मास पे यहां रख दो, ठीक है? तो ये सेंटर ऑफ चार्ज हो गया। अब बताइए -2q + 2q, तो ये क्या हो गया हमारा? अब तो बन गया ना डायपोल मूवमेंट। ये अपनी ज्योमेट्री से निकाल लेना, ज्योमेट्री यार, इतना हिंट हिंट ले ही सकते हो। या फिर इस सवाल को ऐसे करेंगे कि इस को +q रहने दो, इस -2q को -q और -q इमेजिन कर लो कि ये दो चार्ज हैं। तो एक डायपोल मूवमेंट तो ये बनेगा, ये, और एक ये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और क्योंकि डायपोल मूवमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो ये डायपोल मूवमेंट q × l हो जाएगा, ये QL हो जाएगा, क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल है। फिर रिजल्टेंट निकाल देना। चलिए, ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के बारे में बातें, ठीक है? अब आ जाओ, जब लगे हाथ एक चीज और बताता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक सब जानते हैं, अपने आप पढ़ना है इसको। इलेक्ट्रिक, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो आपको परेशान करेगा। हाँ, एक क्वेश्चन जो शायद कुछ बच्चों को परेशान किया, कि देखिए जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट डाले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट डालते तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है? अब एक क्वेश्चन शायद नीलांबिका का था, नीलांबिका है या नहीं है यहाँ पर अभी? ABCDHIJKLMN पता नहीं है। चलिए, लेकिन मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट डालें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जिस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दूंगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भ्रमित करने के लिए थी। उसने कहा यदि मैं यहां टेंजेंट डाल दूं तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी? नहीं, यहां आपको टेंजेंट नहीं या परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खुद परपेंडिकुलर होती है। बोलो, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो भाई, यदि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है बेटा, ये है। और कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाओ, फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट डाल लो। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई तो मैं इस पर टेंजेंट डालूंगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई तो मैं यहां टेंजेंट डालूंगा। तो बताइए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या टेंजेंट डली वो इक्विपोटेंशियल के तो परपेंडिकुलर डली ना। तो ये वर्डिंग्स का खेल है, अपने कॉन्सेप्ट पे डटे रहना। फिर एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इकलौता अंतर है कि ये हमेशा पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पर एंड हो जाएंगी, पॉजिटिव से निकल के। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो नॉर्थ से साउथ पे आउटसाइड जाती है और अंदर वापस आ जाती है। वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है, हमेशा क्लोज लूप। और डिसकंटिन्यूअस ना ये होती ना ये होती। डिसकंटिन्यूअस का मतलब जहां से जहां तक लाइन बनेगी वहां तक कंटिन्यूअस बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी कि ब्रेक हो के बनेगी, ठीक है? जहां से जहां तक बनेगी वहां तक कंटिन्यूअस बनेगी, ठीक है? अब देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। अब और चलिए, अब क्या लेना है मुझे यहां पर एक चीज और। क्या पूछ रहे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म रिजॉइन। हाँ, रिजॉइन कर लो तो चलो, जाने वाली है।
चलिए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के बाद, ठीक, अब यहां पर आते हैं हम डायपोल के टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं ना। डायपोल के टॉपिक को, डायपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा हो, ठीक है, डायपोल, बाकी इसका एक्सेल इक्वेटोरियल का रिजल्ट रिवाइज करा ही दिया। तो यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे सिलेबस में ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्विस फेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें कोई डायपोल पढ़ा हो तो अब सुनो, थोड़ा स्मार्ट बनना। डायपोल केवल एरो से भी बना के दिखाया जा सकता है बस। जैसे ये मैंने ई वेक्टर लिख दिया, व्हाइट कलर की जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और जो रेड कलर का एरो हो गया वो पी वेक्टर हो गया, बस इतना स्मार्ट बनिए। अब यदि इलेक्ट्रिक, तो ध्यान रखना दो अप्रोच रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ये एज्यूम करोगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, यानी ये जो लाइन है पैरेलल लाइंस है, तो आप ऐसे इमेजिन करना कि इधर कहीं पॉजिटिव है और इधर कहीं नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। लेकिन डायपोल के लिए कॉन्सेप्ट उल्टा सोचना है। यदि डायपोल का एरो ऐसे है तो इधर माइनस क्यू इमेजिन करना है और इधर प्लस क्यू इमेजिन करना है। इतना अब आपके प्रैक्टिस में आ चुका होगा, मान लो ना, ये प्रैक्टिस में आ चुका होगा ना कि डायपोल का एरो नेगेटिव क्यू से प्लस क्यू होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव इमेजिन करना है, ठीक है। ठीक, तो अब आ जाओ, यदि ये थीटा एंगल बना के पड़ा है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इस डायपोल पर नेट फोर्स 0 होगी। डायपोल पर इंडिविजुअल चार्ज महसूस करेंगे, ये महसूस करेगा फोर्स इधर, ये महसूस करेगा इधर फोर्स, लेकिन एज एन होल सिस्टम डायपोल पर नेट फोर्स क्या होगी, हाँ जी 0, मंगलवार का कॉन्सेप्ट ही डायपोल पर। अच्छा, यहां पर 0 इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज याद दिलाता हूं आपको, बताइए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन F अपॉन क्यू है तो फोर्स का फॉर्मूला क्यू ही हो गया कि नहीं हो गया। और इसको रट लीजिए, जब कोई क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो, क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो तो वो क्यू ही फोर्स महसूस करता है। और कूलाम लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। कूलाम लॉ से भी ठीक है, कूलाम लॉ में न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंटली आ गए हैं तो आपको लगता है ये वो पहला टॉपिक होता है तो वो इंपॉर्टेंस घुस जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कूलाम लॉ में तो शर्त है कि पॉइंट चार्ज होने चाहिए दोनों, तब लग पाता है। इसमें तो कोई शर्त नहीं है, कोई भी क्यू चार्ज बड़ा हो, छोटा हो, मोटा हो, पतला हो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो वो क्यू ई फोर्स महसूस करेगा। तो अब बताइए, ये क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो ये फोर्स महसूस करेगा कितनी, क्यू ई। ये भी क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो ये भी क्यू ई महसूस करेगा। अब एक क्यू ई इधर, एक क्यू ई इधर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ना। और वेक्टर सम करूं मैं तो बताना ये क्यू ई वेक्टर और ये माइनस क्यू ई वेक्टर, बताना ये माइनस क्यू ई वेक्टर क्यों है, ये वाला फोर्स, ये वाली, क्योंकि ये वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रही है, तो ये आंसर 0 आ जाता है, इस वजह से ये 0 आया था, ठीक है। लेकिन अब यहीं पर एक कंसेप्चुअल जो जनरली नहीं पूछा जाएगा कि यदि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता, नॉन यूनिफॉर्म, तो बताना ये वाला जो चार्ज महसूस करता वो QE1 करता और ये वाला चार्ज QE2 माइनस का, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये, फिर तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है ना। तो फिर ये 0 नहीं आएगा ना, फिर ये 0 नहीं आएगा। तो एक नंबर का है बाई चांस, तो इसको याद कर लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स 0 है डायपोल पर, और नहीं तो फिर 0 नहीं होगी। चलो, टॉर्क की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क नहीं आएगा आपके में, आएगा ही नहीं कि डायपोल यदि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में तो टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा। ये तो टॉर्क का फॉर्मूला लाइट है, टॉर्क फॉर्मूला लाइट, प्रो फॉर्मूला ये होता है बेटा, ये प्रो होता है। क्या प्रो हो गया इसमें, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। और आज की डेट में आप क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकलती है वो आप जानते हो, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकलती है, दिस इज आज की डेट में ये आप जानते हो, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज, क्योंकि थर्ड यूनिट में बहुत प्रैक्टिस कराई थी मैंने इसकी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकलवाने की प्रैक्टिस बहुत कराई थी, तो वो आप यहां यूज कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, बहुत सारे लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल है ना, डिस्कोड आंसर रूल तमाम, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट वेक्टर, इसमें चेंज ही नहीं करना, जो पहले वो पहले ही रहेगा। तो बताएंगे इस फिगर में टॉर्क की डायरेक्शन बताओ, इस वाले फिगर में टॉर्क की डायरेक्शन बताओ किधर आएगी,
इस वाले फिगर में सबसे पूछ रहा हूं, टॉर्क की डायरेक्शन बताइए किधर आएगी। वेरी गुड अक्षत, अक्षत फिर जीत गया। हाँ भाई बताओ, वेरी गुड नमन, नमन फिर से सेकंड, लेकिन आ रहा है नमन, वेरी गुड, नमन ने भी बता दी। दो ही लोग बता पाए, बताओ। इसके बावजूद भी दो ही लोग, इतनी ही देर में होना चाहिए था ये आंसर। यश भी ठीक है, मनीष कुंतल भी ठीक है, चलो 4 लोग आए, 4 लोगों ने आंसर दिए, ठीक दिए चारों ने। लेकिन आप ये देखिए क्या रिवीजन कर रहे हो आप, पढ़ क्या रहे हो, आई डोंट नो पढ़ क्या रहे हो। निकुंज गड़बड़ हो गई, गलत है आंसर, ये तो बहुत भयंकर गलत है। हरेंद्र बिल्कुल गलत है, चलिए मैं बता देता हूं। कन्हैया ठीक है, कन्हैया शर्मा 2। हाँ चलिए मैं बताता हूं, देखिए बेटा, यहां बेटा यहां मैं टूट गया, यहां मुझे बहुत बुरा लगा कि देखो ये पी की डायरेक्शन है, मैं इसको सेपरेटली बनाता हूं, है ना, यही है ना पी की डायरेक्शन, देखो एरो है ना, और ई की डायरेक्शन का एक एरो ले लो बस, ये रहा ई, सिर्फ एक एरो ले लो, कोई सा भी बना लो, ठीक है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक। तो अब कैसे निकालते हैं, एक राइट हैंड थंब रूल भी था ना कि आप अपनी उंगलियों को फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की ओर मूव करिए, तो फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की ओर मूव करोगे तो अंगूठा अंदर आ रहा है, अंगूठा अंदर आ रहा है। अच्छा हम में से कई लोग क्या करेंगे, सर पी, देखो क्या कंफ्यूजन हो सकता है, सर पी वेक्टर में ऐसे लू, है ना, और ई वेक्टर ऐसे ले लू, है ना, अब बसड़ हो जाएगी, अब बसड़। तो मैं आपको एक रूल बता देता हूं, जब आप इस रूल को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो तो वेक्टर की एक चीज याद रखना, दोनों वेक्टर या तो डाइवर्जिंग पोजीशन पर हो या दोनों कन्वर्जिंग पोजीशन पर हो। देखो पी वेक्टर, ई वेक्टर मैंने फिगर में से ही उठाए हैं, अब इसी फिगर में से मैं ये फिगर बना सकता हूं और इसी में से उठा के ये भी बना सकता हूं कि नहीं, चेक करो, पी वेक्टर पी वेक्टर, ई वेक्टर ई वेक्टर, लेकिन इस फिगर से नहीं, इस फिगर से आपको यूज करना है, कंटिन्यू करना है। हाँ ताल से ताल मिला, टेल से टेल मिला, है नहीं, याद है नमन तुझे, वेरी गुड। आवाज किससे पढ़ा था 11वीं में बेटा तू, 11वीं में फिजिक्स किससे पढ़ा था, नहीं थोड़ा जोर से बोल दे, टाइप कर दे, ऋतुराज सर से, नहीं अपने जूनियर को बोल देना कि ठीक है ना, जूनियर को बोल देना। अच्छा बताया, शुरू में भी बताया था, चलिए ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हो गया हमारा डायपोल पे नेट फोर्स 0, डायपोल पे नेट फोर्स, ठीक है। अच्छा अक्षत ये पूछ रहा है कि 3 रूल में से कौन सा रूल सबसे बेस्ट है, तो मैं आज अपने दिल की बात बता दूं कि मैं इजी करने के लिए कभी ये बता देता हूं कभी ये, लेकिन सबसे बेस्ट रूल यही है जो सबसे पहले पढ़ाया जाता है, सबसे बेस्ट रूल जो मुझे लगता है, जो कभी भी धोखा नहीं देता, परेशान नहीं करता, कौन सा, अपनी राइट हैंड की उंगलियों को पी से ई, फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की ओर घुमा दीजिए, ठीक है ना, ये मुझे पर्सनली सबसे बेस्ट लगता है, सबसे, पता है क्योंकि इस रूल में खास बात क्या है, आपको पी से ई घुमाना है बस। इस रूल में क्या गड़बड़ हो जाती है कि तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए तब साला ढंग से लग पाता है, तीनों परपेंडिकुलर ही तो रखते हैं उंगलियों को, अब नहीं है बताना कहां है पी और ई परपेंडिकुलर, कहां है, फिर सारा सिगरेट की तरह फोल्ड करो, है ना, सिगरेट की तरह यूं करके यूं से यूं करो, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें होती है। हाँ चलिए, अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस पीई कॉस थीटा, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट जो बहुत पूछे जाते हैं, बहुत आसान और फ्री के नंबर है, बताइए डायपोल कब मिनिमम टॉर्क महसूस करेगा, बताइए इस टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कितनी आ सकती है, 0। अब वो किस एंगल पर आएगी, टॉर्क की वैल्यू 0 आएगी जब आप थीटा 0 रखेंगे और 180 रखेंगे, रखो, जब आप इसमें थीटा 0 और 180 रखोगे तो दोनों ही इसमें टॉर्क 0। अब आप बुद्धि लगाइए, साला फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0। यश बेटा यश, हाँ आप देखना, अब ये पॉइंट सिस्टम नहीं है ना, इसमें डायमेंशन है सिस्टम में, इसलिए यहां टॉर्क भी पढ़ा जाएगा। यदि पॉइंट चार्ज होता है ना, पॉइंट चार्ज, तो वहां टॉर्क को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि इसमें डायमेंशन है इसलिए फोर्स और टॉर्क दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि सही मायने में इक्विलिब्रियम ऐसे ही जज किया जाता है। अब बताओ फोर्स भी 0, टॉर्क भी 0, तो दिस कंडीशन इन फिजिक्स इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। हम उसे आलसी पने में इक्विलिब्रियम बोल देते हैं, पेपर में यदि इक्विलिब्रियम आए तो उसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ही समझना है। बताना डायपोल कब मैक्सिमम टॉर्क महसूस करेगा, मैक्सिमम टॉर्क
तो मैक्सिमम वैल्यू आप खुद बताओ, थीटा जब 90 होगा तभी आ सकती है, तो थीटा जब 90 होगा तो टॉर्क भाई साहब मैक्सिमम होंगे। तो ये टॉर्क पर क्वेश्चन है। अब पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन क्या आता है कि डायपोल, सुनना मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो बहुत रिपीट होकर पूछते हैं कि डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल, मतलब कब स्टेबल होता है, स्टेबल और पोटेंशियल सॉरी स्टेबल और अनस्टेबिलिटी पता करने के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं, है ना। तो बताना जब ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी तो आप थीटा इक्वल टू 0 डाल के देखेंगे तो आप पाओगे कि यू मिनिमम आएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आएगी। और जब एनर्जी मिनिमम होती है तो वो स्टेबल होता है, मैक्सिमम स्टेबल है, इससे ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता, वो डायपोल तो नहीं हो सकता। और थीटा जब 180 डालोगे तो आपने पाया होगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, तो इसका मतलब मैक्सिमम अनस्टेबल है। अच्छा एक और चीज, एक और शब्दों का खेल है, आधा ग्लास भरा है आधा खाली है, वो ये या तो इसे मोस्ट अनस्टेबल बोल दो, इसे मोस्ट अनस्टेबल, या मैं खुद भूल गया क्या बता रहा था, चलो चूल्हे में जाने दो। अब इसी डायपोल में एक फॉर्मूला और है जो, ठीक है, वर्क वाला, डायपोल को रोटेट करने में वर्क, डायपोल को यदि मैंने रोटेट किया तो अब सुनिए क्लियर बता दूं, ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, इसमें हमेशा आप ऐसे याद करोगे तो और अच्छा है, फाइनल इनिशियल, ठीक है, 2 का मतलब फाइनल, 1 का मतलब इनिशियल। ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स। जैसे मैं इसे जो घुमाने में करूंगा, मैं क्योंकि मुझे इसे घुमाने में ना, ऐसे यू घुमाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा मुझे, और यू घूमने में ही अपने आप घूम जाएगा। सोचो यदि मैंने हाथ हटा दिया, मैंने अपनी एफर्ट हटा दिए, तो डायपोल यूं अपने आप घूम जाएगा, ठीक है। ये जो वर्क डन है, ये जो फॉर्मूला है वो इस चीज का फॉर्मूला है, ना कि इस चीज का। हाँ बेटा बिल्कुल मनीष ठीक, छोड़ो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने उसको फिर ज्यादा मूड नहीं मारा। तो ये ध्यान रखना, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क, पता है। और एक और बात बताता हूं, ये किस चीज का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला जो डायपोल ने टॉर्क महसूस किया, और यही इस चीज का फॉर्मूला है जो हमें काउंटर टॉर्क लगाना पड़ेगा डायपोल को रोकने के लिए, क्योंकि जितना वो टॉर्क महसूस कर रहा है उतना ही टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा यदि रोकना है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए तो आप मत घबराना। नहीं ये कोई जरूरी नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, मैंने तो ये फिगर ऐसे बना रखा है। अब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दूं, सोचो बेटा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दूं और डायपोल ऐसे बना दूं, देख बेटा अब खुद देख, अब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क तो ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क तो ऐसे होगा, और आपको ऐसे लगाना पड़ेगा आपको रोटेट कराने में, ठीक है ना, आ गया ना ये चीज। तो ये हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है, टॉर्क की डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही निकलेगी, चाहे वो ये फिगर हो चाहे वो ये फिगर हो, ठीक। तो चलिए ये हो गया डायपोल की कहानी, इलेक्ट्रिक फील्ड सारे मैंने एक ही बार में निचोड़ दिए सारे। अब आपके लिए होमवर्क देता हूं मैं, हाँ एक चीज और ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है ना, तो एफ इक्वल टू क्यू ही हो गया। तो जब कोई क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो तो वो क्यू ई फोर्स महसूस करता है, यानी किसी भी चार्ज पर ये थप्पड़ पड़ेगा। अब ये थप्पड़ यदि किसी चार्ज को पड़ जाए, ये तो फोर्स की बातें कर ली। अब इस सवाल में वो कभी कभार अच्छे सवालों में ये कह देता है कि अच्छा ये बताओ कितना एक्सेलरेशन हुआ, तो आप इस क्यूई को उस चार्ज को एमए से कंपेयर कर देना, क्योंकि फोर्स कहता है ना मेरे पास मां है, तो भाई एफ इक्वल टू क्यूई और एफ इक्वल टू एमए, तो ये क्यूई एमए में तब्दील हो जाती है। तो बाकी आपके सिलेबस में एक अच्छी बात क्या होने वाली है बताऊं, अच्छी बात क्या होने वाली है कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिलेगा तो एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। थैंक गॉड, ऑल इज वेल, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो आप इन इक्वेशनों को लगा सकते हो, बेहिचक लगा सकते हो इन इक्वेशनों को, क्योंकि इन इक्वेशनों को लगाने की एक ही शर्त होती है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो यदि ये कांस्टेंट मिल जाए तो बस, जैसे आप जब 11th में किसी को फ्री फॉल कर रहे हो तो यहां जी लिख देते थे, जी
है ना, 5 है तो 5 लिख दोगे, लेकिन इन सवालों में एक्सेलरेशन की वैल्यू ये लिखोगे। और आपको होमवर्क बताता हूं, आपने कभी ध्यान से किया नहीं होगा, एक सॉल्व एग्जाम्पल बोलता हूं, उसे कर रहिएगा, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल, और हाँ सारे सॉल्व एग्जाम्पल करते चलना, सारे सॉल्व एग्जाम्पल ध्यान रखना, पहले नहीं किए हैं तो। मुझसे एक बार देवराज पूछ रहा था, देखो एक्सरसाइज एक बार को एडिशनल छोड़ दो आप, लेकिन सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भूल के भी मत छोड़ना, भूल के भी। हाँ एग्जाम्पल 1.8 आप करेंगे, एग्जाम्पल 1.8, क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल 1.8। और बता दूं कौन से करेंगे। अब मुझे जो आपके पास, जो भी आपके पास अरिहंत है या मास्टरमाइंड है, उस पर, इस पर बेस्ड सवाल करोगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा एग्जाम्पल 1.8 से पता चल जाएगा कि किस सेशन का सवाल है ये। और लगे हाथ इसी में मैं बताता हूं, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सुनो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यदि कोई चार्ज यहां रेस्ट पे रखा है, सुनो सब लोग, रेस्ट पे रखा है, मैंने यूं करके, जैसे मैं अपने हाथ से रख रहा हूं यहां रख दिया, और इमेजिन करो प्लस क्यू रखा है मैंने, तो जैसे ही मैं ऐसे रखूंगा, मैं मास्टरमाइंड में नहीं है तो देख लेना, एक आधी क्वेश्चन है बेटा इस टाइप के, कोई बात नहीं, आप जब एग्जाम्पल 1.8 करोगे ना एनसीईआरटी का, उसी से आपका दिमाग खुल जाएगा, मैंने बता दिया ना। और ध्यान से सुनना, 1.8 बोला है मैंने, ठीक है। और तो ये रहा प्लस क्यू, मैंने अलग से उठा के जैसे ही रखा है तो तुरंत इस पर थप्पड़ पड़ेगा, फटा, और थप्पड़ पड़ेगा तो इधर की ओर। तो सुनिए एक बात बताइए, यदि ये चौक है, यदि मैं इसको यहां ग्रेविटेशनल फील्ड में रख रहा हूं, है ना, ग्रेविटेशन फील्ड, जैसी मैं ऐसे रेस्ट पे रखूंगा और हाथ हटाऊंगा तो ये स्ट्रेट लाइन में तो जाएगा, क्योंकि उस पर फोर्स इधर थी। तो जब ऑलरेडी उसमें कुछ था नहीं, ऑलरेडी मतलब इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड का थप्पड़ इधर पड़ गया, तो ये स्ट्रेट लाइन में तो जाएगा, एक कंसेप्चुअल। अब लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं फिर से इस चार्ज को यहां रखता हूं, यहां रखता हूं, तो बताना इस पे किधर फोर्स लगेगी, ऊपर की ओर थप्पड़ लगेगा, ऊपर भग जाएगा स्ट्रेट लाइन, इधर टक्कर लगेगी तो इधर भग जाएगा, इधर टक्कर लगेगी तो इधर भग जाएगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, और चार्ज पार्टिकल भगा भगा आ रहा है, भगा भगा आ रहा है, यानी पहले से कुछ लेके आ रहा है, तो वो स्ट्रेट नहीं जा पाएगा। अब देखना, जब वो अंदर आएगा, प्लीज सुनना, फोर्स तो उस पर हर पल इधर ही लगेगी, किधर, सॉरी उल्टा, फोर्स तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, फोर्स उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन वो यूं करके यूं थोड़ी नहीं चला जाएगा, एकदम से यूं थोड़ी नहीं चला जाएगा। अब क्या होगा देखिए, जब वो यूं जाएगा ना, तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो पैराबोलिक होगी ऐसे। अब गौर से सुनना, जब वो इस पॉइंट पर था तो भी फोर्स ऊपर थी, जब वो इस पॉइंट पे था तो भी फोर्स ऊपर ही लगेगी उस पर, जब वो इस पॉइंट पे था तो भी फोर्स उस पर ऊपर लगेगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये देखो आप, ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो, फॉर पॉजिटिव चार्ज ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि ये व्हाइट वाले एरो किस चीज के हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के, व्हाइट वाले एरो किस चीज के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स, उधर ही फोर्स, उधर ही फोर्स। तो एक क्वेश्चन था जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि बावजूद इसके कि फोर्स वो ऊपर महसूस कर रहा है, लेकिन वो जा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं था। इस फिगर में वो किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन इस फिगर में वो जा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं था। तो ध्यान रखना, वेलोसिटी और फोर्स दो अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है। यहां क्योंकि उसमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं थी तो वो ऊपर भग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भग गया। अच्छा, जैसे मैं ग्रेविटेशन फील्ड की बात करूं, हम मैं यूं करके फेंकूं तो वो यूं ही तो जाता है, 11 में पढ़ा होगा। अब बताना, mg इधर लग रही थी, mg इधर लग रही थी, mg इधर लग रही थी, तो बताना mg नीचे की ओर है, लेकिन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो क्या वेलोसिटी और mg, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और mg एक ही डायरेक्शन में है क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और फोर्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और फोर्स एक डायरेक्शन में ना, नहीं ना। ऐसे दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, तो ये याद रखिएगा। और ये पैराबोलिक में ना एक जो इक्वेशन थी, मुझे तो नहीं याद अभी, करंटली नहीं याद मैं, ठीक है ना, वो एग्जैक्टली नहीं याद, पूरा ड्राइव करनी पड़ेगी, ठीक। नहीं आज मुझे पता था ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे पर्चा तो है, लेकिन मुझे पता था कि आज एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे।
आज के लिए इतना ही करूं? हाँ चल, तो मैं बस थोड़ा सा एंड कर रहा हूं। इस टॉपिक को भी पढ़ लीजिएगा और इसकी इस इक्वेशन को पढ़ लीजिएगा, y इक्वल टू जो के एक्स स्क्वायर आई थी, जो के एक्स स्क्वायर आई थी, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उससे रिलेटेड। अच्छा नमन को याद है, अरे काफी बच्चे टाइप कर करके भेज रहे हैं, वेरी गुड। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा, हाँ इशिका। एक तो 14 सुन लो, 14 क्वेश्चन और 33 और 34, 33 और 34। अरे बेटा मैं बताता हूं, आपने पढ़ा वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एमसीक्यू में दे रखे हैं। बच्चे मेरा खून पीते हैं, तो कोई बात नहीं है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आपका कोई बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। सीरियसली यदि आप थोड़े से भी एफर्ट डालोगे, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगेंगे, यदि आप पहले पढ़ चुके हो तो 5 से 10 मिनट लगेंगे, कवर हो गया टॉपिक, और कॉन्फिडेंस आता है सॉल्व। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही छोड़ता हूं, फिर अगली क्लास में पोटेंशियल लेके आऊंगा, और अपने डाउट मुझे अलग से सेंड करोगे, डाउट में भेजता रहूंगा आपको सॉल्व करके। हाँ फर्स्ट चैप्टर भी हो गया और सेकंड चैप्टर की भी एक चीज हो गई। ओके बेटा, बस रिवीजन